रे को जंगल में ले जाकर उससे एक कब्र खोदने के लिए कहा जाता है। वह चुपचाप जमीन खोदता रहता है, जबकि डेव और बॉबी उस पर नजर रखे हुए होते हैं। थोड़ी ही दूरी पर डावोस भी खड़ा होता है, जो रे को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। रे कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल हिटमैन है जो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन इस बार हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। अब सवाल ये है कि रे यहाँ तक पहुंचा कैसे, और आखिर डेव और बॉबी ने उसे जंगल में लाकर कब्र खोदने के लिए मजबूर क्यों किया। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रे एक प्रोफेशनल हिटमैन है जो पैसे लेकर लोगों को खत्म करता है और शहर के क्रिमिनल नेटवर्क के लिए काम करता है। एक दिन रे को अपने बॉस फ्रेडी के एसोसिएट मैडी से मिलने भेजा जाता है। मामला पैसों का था। फ्रेडी ने गैम्बलिंग में एक बेट लगाई थी, लेकिन मैडी ने सही वक्त पर उसके पैसे नहीं लगाए। पहले तो मैडी अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाने लगता है। रे बार बार उससे सच बोलने को कहता है, लेकिन जब वह बात घुमाता रहता है तो रे का पेशेंस खत्म हो जाता है। वह उसे सीढ़ियों से धक्का देकर साफ कर देता है कि फ्रेडी के पैसों के साथ लापरवाही की कीमत क्या होती है। इसके बाद रे सीधे एक नाइट क्लब पहुंचता है, जहां उसे फ्रेडी से अपनी पेमेंट लेनी होती है। लेकिन फ्रेडी के पास इस वक्त पैसे नहीं होते। शायद गैम्बलिंग में उसका पैसा फिर से फंस चुका था, इसलिए वह रे को एक दूसरा काम देता है। फ्रेडी का एक आदमी किसी से $10,000 लेने वाला है, लेकिन वह आदमी पैसे नहीं दे रहा। रे को काम मंजूर है, लेकिन वह फ्रेडी से एक शर्त रखता है। अगर उसे किसी का कर्ज वसूलना है तो उसकी एक्स्ट्रा मेहनत की कीमत भी होगी। वह $1,000 मांगता है। फ्रेडी तैयार हो जाता है और रे की मदद के लिए निक नाम के अपने आदमी को उसके साथ भेज देता है। दोनों एशफील्ड नाम की जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें टेरी नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है। टेरी साफ कहता है कि उसके पास इस वक्त पैसे नहीं है। निक उसकी बात सुनने के बजाय उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, लेकिन मार खाने के बावजूद टेरी अपनी बात पर कायम रहता है। उसका कहना है कि अगर उसे एक हफ्ते का वक्त मिल जाए तो वह पूरा पैसा जुटा सकता है। रे को समझ आ जाता है कि सिर्फ मारपीट से काम नहीं बनेगा, इसलिए वह टेरी का वॉलेट मांगता है। उसमें उसे टेरी की फैमिली की तस्वीर दिखाई देती है। रे तस्वीर को गौर से देखता है और फिर टेरी का घर का एड्रेस लिख लेता है। वह बूढ़े आदमी को सीधा धमकाता है कि अगर पैसे वक्त पर नहीं मिले तो अगली बार बात उसके परिवार तक जाएगी। इस धमकी का टेरी पर तुरंत असर होता है। अब उसे समझ आ चुका था कि रे मजाक नहीं कर रहा। वह वादा करता है कि पैसा जल्द से जल्द लौटा देगा। अगले दिन रे अपने डॉग को लेकर पार्क में घूम रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात एली से होती है, जो अपने डॉग को घुमा रही होती है। दोनों के बीच छोटी सी बातचीत शुरू होती है। पहली मुलाकात काफी सिंपल रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रे की जिंदगी में क्रिमिनल काम जितना ज्यादा है, उतना ही वह अपनी बेटी ब्रिटनी को लेकर सीरियस है। वह अपनी बेटी से मिलने जिंटा के घर जाता है। ब्रिटनी अब अपनी माँ के साथ रहती है। रे उसे अपने साथ लेकर अपने भाई ब्रूस से मिलने जाता है। ब्रूस बीमार है, लेकिन ब्रिटनी के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। वह अपनी भतीजी को खूब प्यार करता है और अक्सर उसे गिफ्ट्स देकर खुश करता है। रे को भी अच्छा लगता है कि उसकी बेटी अपने अंकल के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन रे की जिंदगी का एक और हिस्सा है जिसे वह किसी के सामने नहीं खोलता। एक रात वह एक नाइट क्लब में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त गैरी वहां आ जाता है। गैरी परेशान दिखाई देता है और रे को एक प्राइवेट बात बताता है। असल में गैरी घर पर अडल्ट मूवीज देख रहा था और उसकी रशियन वाइफ टटियाना को इस डीवीडी के बारे में पता चल गया। अब टटियाना उससे बेहद नाराज है। गैरी ने खुद को बचाने के लिए एक झूठ बोल दिया था। उसने अपनी वाइफ से कहा कि वह डीवीडी उसकी नहीं बल्कि रे की है। सबसे अजीब बात यह थी कि टटियाना ने उसकी बात मान भी ली। अब गैरी चाहता है कि रे उसके घर जाकर उसकी बात को कंफर्म कर दे। रे पहले इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन गैरी उसका पुराना दोस्त है। आखिरकार वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रे टटियाना के सामने पहुंचता है तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होती है। उससे सीधे पूछा जाता है कि क्या वह डीवीडी उसी की है। रे मजबूरी में हाँ कह देता है। टटियाना उसे डांटती है और डीवीडी वापस रे को दे देती है। रे वहाँ से निकलने के बाद डीवीडी को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन गैरी चुपके से उसे वापस निकाल लेता है और घर ले जाता है। जाहिर है वह अपनी वाइफ की नजर से बचाकर इसे फिर से इस्तेमाल करने वाला था। कुछ समय बाद रे अपनी बेटी ब्रिटनी के साथ सड़क पर होता है। तभी दो छोटे लड़के ब्रिटनी से टकरा जाते हैं। बात यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन दोनों लड़के रे के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और गालियां तक देने लगते हैं। रे अपनी बेटी को वापस कार में बैठाता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। वह ब्रिटनी से कहता है कि उसे न्यूज़पेपर खरीदने जाना है, लेकिन न्यूज़पेपर खरीदना उसका असली मकसद नहीं था। रे वापस उन्हीं लड़कों के पास पहुंचता है। वह उनमें से एक को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। दूसरा लड़का डर कर वहां से भाग जाता है। रे उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एलाई पर पड़ती है, जो एक सुपरमार्केट में मौजूद होती है। यहीं रे को पता चलता है कि एलाई एक पैरामेडिक है। रे इस मुलाकात को मौका समझता है और इस बार वह एलाई से उसका फोन
फोन नंबर मांग लेता है। लेकिन रे की जिंदगी में एक और काम उसका इंतजार कर रहा था। लूक हेंसन नाम का एक बिजनेसमैन अपना जॉगिंग सेशन खत्म करके अपनी कार की तरफ लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रे अचानक उसके सामने पहुंचता है और उसे पकड़कर उसकी ही कार की ट्रंक में डाल देता है। इसके बाद रे लूक को शहर से दूर एक फॉरेस्ट एरिया में ले जाता है। वहां वह उसे ट्रंक से बाहर निकालता है और जमीन में एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है। लूक मजबूरी में खुद अपने लिए कब्र खोदने लगता है। जैसे ही गड्ढा तैयार होता है, रे उसे गोली मार देता है और उसी गड्ढे में उसका शरीर दफना देता है। रे के लिए यह काम नया नहीं था। वह लंबे समय से इसी तरह के काम करता आया था, लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो चुकी थी जिसका उसे अभी तक पता नहीं था। उधर घर में ब्रिटनी अपने पिता से बच्चों वाले सवाल पूछ रही होती है। वह रे से पूछती है कि क्या सांता क्लॉज सच में होता है। रे अपनी बेटी से झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है, इसलिए वह सीधे कह देता है कि सांता क्लॉज असली नहीं है। ब्रिटनी फिर जीसस, ईस्टर बनी और टूथ फेरी के बारे में पूछने लगती है। रे को समझ आता है कि अगर उसने हर चीज को फेक बता दिया तो उसकी छोटी बेटी का पूरा इमेजिनेशन ही टूट जाएगा, इसलिए वह एक चीज को सच बना देता है। रे ब्रिटनी से कहता है कि यूनिकॉर्न्स असली होते हैं, लेकिन रे के लिए असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। 2 पुलिस ऑफिसर्स रे के घर पहुंचते हैं और उसे कोर्ट में आने के लिए कहते हैं। वजह थी उन 2 लड़कों के साथ की गई मारपीट। रे को कोर्ट के आदेश पर एंगर मैनेजमेंट थेरेपी अटेंड करनी पड़ती है। उस रात वह फ्रेडी के नाइट क्लब प्ले हाउस में पहुंचता है। रे को उम्मीद नहीं होती कि वहां उसे अपने हाल के काम से जुड़ी एक बड़ी खबर मिलने वाली है। फ्रेडी उसे बताता है कि लूक हेंसन वह आदमी नहीं था जिसे रे को मारना था। रे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसने एक निर्दोष आदमी को नहीं बल्कि गलत आदमी को खत्म कर दिया था। रे गुस्से में फ्रेडी से कहता है कि अगली बार टारगेट का सही नाम दिया जाए। उसके लिए यह गलती सिर्फ एक छोटी मिस्टेक नहीं थी, किसी की जान चली गई थी। इसी बीच रे की जिंदगी में एलई भी धीरे धीरे जगह बनाने लगती है। दोनों एक डेट पर जाते हैं। इस बार उनकी बातचीत सिर्फ हल्की फुल्की बातों तक सीमित नहीं रहती। दोनों अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। एली बताती है कि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। रे मजाक में कहता है कि शायद उसने उस शादी से निकलकर खुद को बड़ी परेशानी से बचा लिया। डेट के बाद दोनों रे के घर पहुंचते हैं और उनके बीच रिश्ता और करीब हो जाता है। लेकिन रे की पर्सनल लाइफ में अभी एक और बड़ा तूफान आने वाला था। अगले दिन रे को हॉस्पिटल से फोन आता है। उसे पता चलता है कि गैरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और वह कोमा में है। रे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां टटियाना परेशान बैठी होती है। रे उसे संभालने की कोशिश करता है और फिर गैरी के ब्रदर इन लॉ वसीली से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वसीली बताता है कि मामला एक इलीगल गन डील का था। उसके मुताबिक वह और गैरी इलीगल गन्स की डील कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहां घुस आए। उन्होंने गैरी के सिर पर हमला किया, उसे बुरी तरह पीटा और फिर सारे गन्स लेकर भाग गए। लेकिन रे को उसकी कहानी सुनते ही कुछ चीजें अजीब लगने लगती हैं। अगर रॉबरी का मकसद सिर्फ गन्स लूटना था तो वासिली को किसी ने क्यों नहीं मारा? और सबसे बड़ी बात, वासिली दावा कर रहा था कि उसने एक रॉबर से लड़ाई की थी, लेकिन उसके हाथों पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि उसने किसी से लड़ाई की हो। रे को यकीन हो जाता है कि कहानी में कुछ छिपाया जा रहा है। वह वसीली के घर पहुंचता है और उससे सीधा जवाब मांगता है। वसीली पहले भी यही कहानी दोहराता रहता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन रे जब उसे जान से मारने की धमकी देता है तब आखिरकार वसीली टूट जाता है। वह बताता है कि असल में उसने और उसके एसोसिएट हसाम ने गैरी को फंसाने की योजना बनाई थी। उनका मकसद गैरी के साथ धोखा करना था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाकी लोग गैरी को इतनी बुरी तरह पीट देंगे कि वह कोमा में चला जाएगा। रे यह सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है। वह वसीली को मजबूर करता है कि वह हसम को फोन करे। कुछ देर बाद हसाम वहां पहुंचता है। रे उसे गन पॉइंट पर रखता है और सच पूछता है। अब हसम भी वही कहानी कंफर्म कर देता है। गैरी को जानबूझकर ट्रैप किया गया था और जो लोग वहां पहुंचे थे उन्हीं लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा था। अब रे का मकसद सिर्फ सच जानना नहीं था, उसे उन लोगों को ढूंढना था जिन्होंने उसके दोस्त को कोमा में पहुंचाया था। हसाम से मिली जानकारी के आधार पर रे उन लोगों तक पहुंचता है। रे दोनों को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद गैरी को होश आता है। जब वह रे को अपने पास देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसके लिए क्या किया। गैरी रे का शुक्रिया अदा करता है। रे के लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, गैरी उन कुछ लोगों में से था जिनके लिए वह अपनी जान भी रिस्क कर सकता था। लेकिन इसी दौरान रे की फैमिली लाइफ में टेंशन बढ़ रही थी। वह ब्रिटनी से मिलने अपनी एक्स वाइफ जिंटा के घर जाता है। रे अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन जिंटा उससे नाराज है। उसे पता चल चुका है कि रे ने ब्रिटनी से कहा था कि जीसस असली नहीं है। जिंटा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वह और उसका नया हस्बैंड चाहते हैं कि ब्रिटनी क्रिश्चियन वैल्यूज के
के साथ बड़ी हो। जिंटा रे को समझाती है कि वह उनकी बेटी के सामने ऐसी बातें न करे, लेकिन रे अपनी बात से पीछे नहीं हटता। उसका मानना है कि वह अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकता। वह साफ कहता है कि वह नहीं चाहता कि ब्रिटनी ऐसी कहानियों पर विश्वास करे जिन्हें वह खुद सच नहीं मानता। इसके बाद रे वहां से चला जाता है। फ्रेडी रे को बताता है कि जिन लोगों को उसने गैरी पर हमला करने के बाद खत्म किया था वे एक बड़े क्रिमिनल क्रू का हिस्सा थे। उस क्रू को डावोस चलाता था जो फ्रेडी के फैमिली से जुड़ा हुआ था। अब फ्रेडी चाहता था कि रे डावोस से मिलकर मामला शांत करे। रे को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह फ्रेडी के कहने पर मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एक और बड़ा खतरा गैरी के घर तक पहुंच जाता है। वसीली ड्रग्स के नशे में गैरी के घर घुस आता है। उसका मकसद सेफ में रखी चीजें लूटना था। गैरी हाल ही में हॉस्पिटल से वापस आया था, इसलिए वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह किसी तरह रे को SOS टेक्स्ट भेज देता है। उस वक्त रे एली के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। उधर गैरी वसीली को बातों में उलझाए रखता है। वह सेफ का कॉम्बिनेशन नहीं जानने का बहाना करता है और लगातार वक्त खरीदने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में रे वहां पहुंच जाता है। वह वसीली से भिड़ जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इसी दौरान गैरी उसकी गन अपने कब्जे में ले लेता है। गैरी को लगता है कि उसने वसीली को गोली मार दी है, लेकिन तभी टटियाना घर पहुंच जाती है। अब दोनों दोस्तों के लिए सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। गैरी जल्दी से वसीली की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि बॉडी को छोटे टुकड़ों में काट कर कहीं फेंक देना आसान होगा, लेकिन तभी पता चलता है कि गोली वासिली के सिर से टकराकर निकल गई थी। वासिली मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। जब रे और गैरी बॉडी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वसीली को होश आ जाता है। वह मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। गैरी टटियाना को बताता है कि वसीली उसके घर में चोरी करने आया था। टटियाना गुस्से में वसीली के पीछे निकल जाती है। रे इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लेता है। उसका मानना है कि यह गैरी और उसकी फैमिली का मामला है और उसके पास पहले ही काफी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि रे की जिंदगी अपराध से भरी हुई है, लेकिन अपनी बेटी ब्रिटनी के मामले में उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वह उसके गेम्स में जाता है, उसके साथ समय बिताता है और उसे ब्रूस से मिलाने ले जाता है ताकि ब्रिटनी अपने फैमिली बैकग्राउंड को समझ सके। अब रे चाहता है कि उसकी बेटी उसकी जिंदगी के इस नए हिस्से से भी परिचित हो। इसी वजह से वह ब्रिटनी को अपनी नई गर्लफ्रेंड एली से भी मिलवाता है। लेकिन दूसरी तरफ डावोस के साथ उसकी मीटिंग लगातार करीब आ रही थी। फ्रेडी ने रे को समझाया था कि डावोस से बात करके मामला खत्म करना जरूरी है। जब आखिरकार दोनों आमने सामने बैठते हैं तो शुरुआत से ही माहौल खराब होता है। रे सिर्फ फ्रेडी के कहने पर वहां आया था। उसे डावोस से किसी दोस्ती या सम्मान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डावोस तो रे से हाथ मिलाने तक से मना कर देता है। रे के लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। वह क्रिमिनल दुनिया में रहता जरूर है, लेकिन उसे किसी के सामने बेइज्जत होना पसंद नहीं। मीटिंग का माहौल बिगड़ने के बाद डावोस अपने 3 आदमियों को रे के पीछे लगा देता है। उधर रे एली के साथ सुपरमार्केट जाता है। शॉपिंग खत्म करने के बाद दोनों पार्किंग लॉट में अपनी कार तक पहुंचते हैं। रे अपनी कार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन 2 आदमी जानबूझकर उसकी गाड़ी को पीछे से ब्लॉक कर देते हैं। वे रे के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एली के सामने रे पहले खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह कार से बाहर निकलता है और दोनों आदमियों को बुरी तरह पीट देता है। एलाई ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसने रे का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। बाद में एलाई रे से पूछती है कि वह इतनी वायलेंस क्यों करता है। रे अपनी हरकत को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वह सिर्फ सोसाइटी से बैड लोगों को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन एलाई के लिए यह एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था। उधर रे को पता चलता है कि डावोस के आदमी उसके घर पर नजर रख रहे हैं। इस बार रे उन्हें अपने तरीके से डील करने का फैसला करता है। वह उन लोगों को एक सुनसान जगह की तरफ ल्यूर करता है। कुछ देर बाद वह एक पुराने और अबैंडन्ड फैक्ट्री एरिया में पहुंचता है। रे कार से बाहर निकलता है और खुद को तैयार करता है। वह बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और गैरी की दी हुई सब मशीन गन निकालता है। कुछ ही देर में डावोस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे रे को घेरने की कोशिश करते हैं, रे बिना किसी वार्निंग के उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके सभी आदमी मारे जाते हैं। काम खत्म करने के बाद रे वापस घर पहुंचता है। एलाई को रे के शरीर और कपड़ों से कुछ अलग महसूस होता है। उसे गन पाउडर की स्मेल आती है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि रे आखिर कर क्या रहा था। रे अपनी असली जिंदगी उससे अब भी छिपाए हुए था और यही सीक्रेट आगे चलकर उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था। अगले दिन रे और गैरी एक ड्रग डीलर को लूटने का प्लान बनाते हैं। इस काम में उन्हें निक की जरूरत होती है, क्योंकि उसे उनकी कार ड्राइव करनी थी। निक शुरुआत में प्लान के लिए तैयार दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से हट जाता है। असल में निक किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है। कुछ देर बाद वह रे और गैरी से कहता है कि उसे सिगरेट्स लेने बाहर जाना है, लेकिन रे को उस पर शक हो चुका था। निक बाहर निकलकर पास के एक टेलीफोन बूथ तक जाता है और किसी को कॉल करने लगता है। रे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब निक के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। वह खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है। निक असल में अंडरकवर कॉप था और काफी समय से
रे और गैरी के क्रिमिनल एक्टिविटीज के बीच घुसकर काम कर रहा था। निक के पास उस वक्त गन भी नहीं थी, इसलिए वह खुद को रे के सामने सरेंडर कर देता है। रे और गैरी उसे लेकर शहर से दूर एक सुनसान विल्डरनेस एरिया में पहुंचते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि निक के साथ क्या किया जाए। गैरी साफ कह देता है कि वह इस तरह के काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। फैसला रे को करना था। रे काफी देर तक निक को देखता है और आखिरकार उसे छोड़ देता है। उसके दो कारण थे। पहला, उसे किसी कॉप को मारकर अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहिए था। दूसरा, निक ने उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से रे उसे मौत के घाट उतार दे। लेकिन रे को नहीं पता था कि उसके लिए इससे भी बड़ा खतरा पहले ही तैयार हो चुका था। कुछ समय बाद रे को डेव और बॉबी नाम के दो हिटमैन किडनैप कर लेते हैं। दोनों को डवोस ने रे को खत्म करने के लिए हायर किया था, लेकिन रे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोनों को बताता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स छिपा हुआ है जिसमें इतना पैसा है कि अगर वे उसे ले जाएं तो उन्हें डवोस से मिलने वाली पेमेंट से कहीं ज्यादा मिल सकता है। डेव और बॉबी तुरंत लालच में आ जाते हैं। वे आपस में प्लान बनाते हैं कि पहले रे से स्ट्रॉन्ग बॉक्स निकलवाएंगे और फिर उस पैसे को डेवोस तक पहुंचाने के बजाय खुद रख लेंगे। रे उन्हें उस जगह तक ले जाता है जहां स्ट्रॉन्ग बॉक्स छिपा हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वह एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। रे कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बॉक्स का कॉम्बिनेशन याद नहीं है। अब डेव और बॉबी के पास उसे मारने के अलावा बॉक्स खोलने का कोई आसान तरीका नहीं था। रे उन्हें सुझाव देता है कि पास के हार्डवेयर स्टोर से गैस कटिंग टॉर्च खरीद लेते हैं। इससे स्ट्रॉन्ग बॉक्स काटकर पैसा निकाला जा सकता था। दोनों उसके सुझाव को मान लेते हैं। रे को कार की ट्रंक में डाल दिया जाता है और डेव तथा बॉबी हार्डवेयर स्टोर की तरफ निकल जाते हैं। डेव गैस कटिंग टॉर्च खरीदने के लिए दुकान के अंदर जाता है, जबकि बॉबी कुछ सिगरेट्स लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जब दोनों वापस लौटते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी कार वहां से गायब हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, रे अभी भी उसी ट्रंक के अंदर था। असल में उसी वक्त दो छोटे मोटे क्रिमिनल्स वहां पहुंचे थे। उन्होंने आसपास देखा और मौका मिलते ही डेव और बॉबी की कार चुरा ली। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कार की ट्रंक में एक आदमी बंद है। दोनों क्रिमिनल्स कार लेकर एक मैकेनिक के पास पहुंचते हैं। उनका मकसद कार बेचकर पैसा कमाना था। मैकेनिक कार को देखकर कहता है कि वह पेमेंट तभी करेगा जब उसके सारे पार्ट्स चेक हो जाएं। इसलिए क्रिमिनल्स स्ट्रॉन्ग बॉक्स को निकाल लेते हैं और कार मैकेनिक के पास छोड़कर चले जाते हैं। अब मैकेनिक को लगता है कि उसके पास सिर्फ एक चोरी की कार आई है, लेकिन कुछ देर बाद उसे कार के अंदर से आवाज सुनाई देती है। रे ट्रंक के अंदर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगा रहा था। मैकेनिक डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वह भी इस मामले में फंस सकता है। इसलिए वह कार को एक सुनसान फॉरेस्ट एरिया में ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार रे ट्रंक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह किसी तरह कार अपने कब्जे में लेता है और वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद वह एक टेक अवे रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां उसकी नजर उन्हीं दो क्रिमिनल्स पर पड़ती है जिन्होंने उसकी कार चुराई थी। उनके पास रे का स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी था। रे उनका पीछा करता है और सही मौका देखकर स्ट्रॉन्ग बॉक्स वापस अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन रे की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद डेव और बॉबी फिर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वे रे को दोबारा पकड़ लेते हैं। डेव साफ कहता है कि उनका ओरिजिनल प्लान अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दोनों रे को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहां डवोस उनका इंतजार कर रहा होता है। अब रे को गड्ढा खोदने के लिए कहा जाता है। रे समझ जाता है कि इस बार यह गड्ढा उसी की कब्र बनने वाला है। डवोस डेव को उसका हिस्सा पेमेंट का दे देता है, लेकिन तभी बॉबी लालच में एक ऐसी बात बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वह डवोस को बताता है कि रे के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी है। डवोस तुरंत उस पैसे में अपना हिस्सा मांगने लगता है। अब सिचुएशन बदल जाती है। डेव और बॉबी स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोलने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही बॉक्स काटा जाता है उसके अंदर रखा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धमाके में डवोस, डेव और बॉबी सभी घायल हो जाते हैं। रे उस वक्त उनसे थोड़ा दूर था क्योंकि वह गड्ढा खोद रहा था, इसलिए एक्सप्लोजन का सबसे कम असर उसी पर पड़ता है। यही मौका उसके लिए काफी था। रे उठता है और एक एक करके डवोस और बॉबी को खत्म कर देता है, लेकिन डेव को वह नहीं मारता। डेव को समझ नहीं आता कि रे ने उसकी जान क्यों छोड़ दी। तभी सामने आता है कि दोनों की बैकग्राउंड काफी मिलती जुलती है। डेव भी कोई बड़ा क्रिमिनल बनने के लिए ये काम नहीं कर रहा था। उसे अपने परिवार के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और जल्द ही उनके घर एक बेबी बॉय आने वाला था। डेव सिर्फ इतना चाहता था कि वह अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। रे उसकी बात समझ जाता है। वह डेव को जाने देता है। डेव भी रे का एहसान मानता है और वहां से निकल जाता है। अब इस पूरे खेल में लगभग हर दुश्मन रे के पीछे छूट चुका था, लेकिन रे की जिंदगी में एक चीज अभी भी बची हुई थी, एली। आखिरी सीन में रे को एली का फोन आता है। वह उससे मिलने वाली थी, लेकिन रे उसे बताता है
कि आज उसे आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि वह काम में फंसा हुआ है। एली को अब भी रे की असली जिंदगी की पूरी सच्चाई नहीं पता। उसे नहीं मालूम कि जिस आदमी के साथ वह अपना फ्यूचर सोच रही है वही आदमी दिन में अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल पिता की तरह रहता है और रात में लोगों को मारने वाले एक प्रोफेशनल हिटमैन की जिंदगी जीता है। और रे के लिए शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वह अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार कोई न कोई पुराना हिसाब उसे वापस उसी दुनिया में खींच लाता है।